Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start one of the most important chapter of zoology, that is your evolution. ये जो chapter है that is totally NCERT based. हर एक NCERT line को explain किया गया in this video and this chapter is beneficial for class 11, 12th and those who are preparing for NEET 2025. तो चलिए आज का जो evolution chapter है उसे फटाफट से start करते हैं और फटाफट से इस chapter के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. अगर हम पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सो ये जो इवोल्यूशन टर्म था ये किसने दिया था? सो द इवोल्यूशन जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? जो इवोल्यूशन टर्म है दैट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था. नेक्स्ट अगर हमें डिफाइन करना हो इवोल्यूशन को, सो इवोल्यूशन क्या होगा? दैट इज वट एवर द चेंजेस अकर इन flora and fauna, whatever the changes occur in flora and fauna और फ्लोरा में जो भी चेंजेस हो रहे हैं एंड टुक प्लेस इन मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो उसे हम इवोल्यूशन कहेंगे. मतलब फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस मिलियन ऑफ ईयर्स में हो रहे हैं, so that is going to be tell as a evolution. Next we are going to talk about what do you mean by evolutionary biology. evolutionary biology क्या होता है? so biology का मतलब होता है लाइफ फॉर्म. लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, उसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे. सो दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर उनकी क्या हिस्ट्री है उसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेलर डिस्टेंस. स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? स्टेलर डिस्टेंस होता है दैट इज अ डिस्टेंस between planets, stars and galaxies. Whatever the distance between the planet, star, galaxies के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं. स्टेलर डिस्टेंस मेजर्ड किस में होता है? दैट वाज मेजर्ड इन लाइट ईयर. किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं. एक लाइट ईयर की बात करें तो एक लाइट ईयर क्या होता है? सो दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. लाइट ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है बाय लाइट इन 1 ईयर, एक ईयर में, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड. स्टार्स के बारे में बात करते हैं. जैसा कि आपको स्टार दिख भी रहा है, तो ये जो स्टार एमिट कर रहा है, क्या एमिट कर रहा है? दैट इज एमिटिंग लाइट. ये जो लाइट एमिट कर रहा है, क्या वो जो लाइट एमिट होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है? दैट इज रीचेज आवर आईज. तो क्या जो लाइट आज हमें दिख रही है वो लाइट आज ही स्टार्स ने एमिट की है? नहीं. वो जो लाइट है कब एमिट हुई है? सो वो जो लाइट है दैट इज एमिट मिलियन ऑफ ईयर्स बैक. मिलियन ऑफ ईयर्स बैक मतलब इतने साल पहले एमिट हुई है. और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर. कितना किया है? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तब जाके वो हमें देखने को मिल रही है. इसका मतलब जो भी स्टार्स हम स्काई में देखते हैं, सो दैट इज स्टार्स सी इन अ स्काई. जो भी स्टार आज हम मतलब जो भी स्टार्स जो है हम स्काई में आज देख रहे हैं, दैट मीन्स वी आर पीपिंग इनटू पास्ट. मतलब हम क्या देख रहे हैं? पास्ट देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो जो स्टार है उसने वो लाइट जो एमिट की है दैट इज मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? दैट वाज कवर्ड अ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर.
नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो इन सबका ऑरिजिन का कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को एक साथ लिख लेते हैं। अगर हम ऑरिजिन की बात करें यूनिवर्स का, सो दैट इज 20 बिलियन ईयर अगो। अर्थ का बात करें तो दैट इज 4.5 बिलियन ईयर अगो। और लाइफ की बात करें तो दैट इज 4 बिलियन ईयर अगो। लेकिन इसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि लाइफ कब फॉर्म हुई थी। सो लाइफ फॉर्म हुई थी, लाइफ फॉर्म आफ्टर 500 million years back after the formation of after formation of अर्थ। मतलब अर्थ आपकी बनी है 4.5 में। देखो ध्यान से, अर्थ कब बनी है 4.5 में और लाइफ बन गई 4 में। इसके मतलब 4.5 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ बनी थी, उससे 500 मिलियन ईयर्स के बाद आपको वहां पे लाइफ देखने को मिली थी। और वो जो फर्स्ट लाइफ देखी थी, वो पहली कहाँ देखी थी? फर्स्ट लाइफ कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज सीन इन वाटर। कहाँ देखने को मिलेगी? वाटर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। लाइफ फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जो लाइफ फॉर्म कब फॉर्म हुई है? दैट इज 4 बिलियन ईयर अराउंड। ठीक है, उसमें से नॉन सेलुलर कब बनी थी और सेलुलर कब बनी थी? तो अगर हम बात करते हैं नॉन सेलुलर की, तो नॉन सेलुलर बनी थी दैट इज 3 बिलियन ईयर अगो। और सेलुलर लाइफ बनी थी दैट इज 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, सेलुलर लाइफ में भी सबसे पहले हमें कौन देखने को मिले थे? दैट इज सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड देखने को मिलेंगे। सिंगल सेल्ड में वो भी बैक्टीरिया। नेक्स्ट, ये जो सिंगल सेल में हमें बैक्टीरिया देखने को मिले थे, ये कैसे बैक्टीरिया थे? पहले हमें कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं? दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के बाद हमें कौन से ऑटोट्रॉफ देखने को मिले हैं? मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब वो वाले ऑटोट्रॉफ जो केमिकल से खाना बना रहे थे। कौन कौन से थे? जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फाइन बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद हमें कौन से ऑटोट्रॉफ मिले थे? दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ। और वो भी फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से? एन ऑक्सीजेनिक वाले, मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। कौन सा बॉन्ड टूटता था वाटर की जगह? हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड, H2S। अगर याद आ रहा हो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में पढ़ा है कि बहुत सारे पल्पर सल्फर बैक्टीरिया ये सब होते हैं जो कि वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे बाय प्रोडक्ट में हमें सल्फर देखने को मिलता है। सो एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। एन ऑक्सीजेनिक भी फोटो ऑटोट्रॉफ कौन कौन से थे? दैट इज अ पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक के बाद हमें क्या देखने को मिला था? दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ। लास्ट में हमें फोटो ऑटोट्रॉफ देखने को मिले थे, वो भी कौन से वाले? जो कैसे हैं? ऑक्सीजेनिक। कौन था पहला ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है? सो दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, तो उसे भी यहाँ पे बता दिया क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शेल बी मूव फर्दर, आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स बनी कैसे। ठीक है, ये तो पता चल गया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कब था, 20 बिलियन ईयर अगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन एक्सप्लेन करता है? सो एक्सप्लेन विच थ्योरी? एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। सो जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या कहती है? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, मतलब बड़ा सा धमाका। ठीक है, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन
एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर क्या हुआ, कूल डाउन हुआ। पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा ज्यादा धमाका हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कूल डाउन, दैट इज टेम्परेचर कूल डाउन। और यूनिवर्स जो है हमारी एक्सपैंड हो गई, मतलब पूरी तरीके से फैल गई। यूनिवर्स क्या हुई, एक्सपेंड हुई। और जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुई तो उसके थोड़े टाइम बाद हमें हाइड्रोजन एंड हीलियम देखने को मिले, फॉर्म्ड लेटर, फॉर्म्ड लेटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद यूनिवर्स पूरी तरीके से फैल गई, एक्सपेंड हो गई, टेम्परेचर नीचे आया, कूल डाउन हुआ, और उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने, वो भी बाद में, फॉर्म्ड लेटर। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस थी वो सारी क्या हो गई, अंडर ग्रेविटी की वजह से कंडेंस हो गई। अंडर ग्रेविटी की वजह से सारी गैसेस क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई, गैसेस कंडेंस्ड। और जब वो सारी गैसेस कंडेंस्ड हो गई तब किसका हुआ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। फिर हमारी गैलेक्सीज बनी, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। समझ में आ गया गैलेक्सीज कैसे बनी? एक यूनिवर्स में बड़ा सा धमाका हुआ, टेम्परेचर डाउन गया, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बनेंगे, अंडर ग्रेविटी की वजह से गैसेस कंडेंस्ड हुई, और जब गैसेस कंडेंस्ड हुई तो फॉर्मेशन हो गया गैलेक्सीज का। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये यूनिवर्स जो बनता है, यूनिवर्स क्या होता है, दैट इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का क्लस्टर है, बहुत सारी गैलेक्सीज के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। गैलेक्सीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैलेक्सीज कंसिस्ट स्टार्स, डस्ट एंड क्लाउड ऑफ गैसेस, गैसेस वाले बादल। सोलर सिस्टम में हमें कौन सी गैलेक्सी देखने को मिली, दैट इज आर मिल्की वे गैलेक्सी। और अर्थ जो है, अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स में, अर्थ क्या है, जैसे कि जस्ट अ स्पैक, छोटा सा तिनका, स्पैक इन यूनिवर्स में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। अब अर्थ बन गई, सोलर सिस्टम में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और उसके अंदर अर्थ है। अर्थ हमारी बनी दैट इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। शुरू शुरू की अर्थ में क्या था, शुरू शुरू की अगर अर्थ बात करें तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। मतलब जो अर्ली अर्थ थी वो कैसी थी, दैट इज नो एटमॉस्फेयर इन अर्ली अर्थ। पहली की अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर जो था वो नहीं था। ठीक है, एक मॉल्टन मास था, क्या था, दैट इज अ मॉल्टन मास। उस मॉल्टन मास से रिलीज हो रही थी, ठीक है, रिलीज हो रही थी, मॉल्टन मास से बहुत कुछ रिलीज हो रहा था। क्या क्या हो रहा था, दैट इज अ वाटर वेपर, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और CO2, ये सब मॉल्टन मास से रिलीज हो रहा था। ठीक है, फिर क्या था, सन है, ठीक है। अब पहले के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर तो थी नहीं, ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था पहली अर्थ में, तो जो सन है उससे इजीली यूवी रेज आ जाती थी। यूवी रेज क्या हो जाती थी, इजीली एंटर कर जाती थी, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी। तो वो जो सन से यूवी रेज आ रही है वो वाटर पे गिरेंगी और वाटर का ब्रेक डाउन कर देंगी, वाटर को तोड़ देंगी, किसमें,
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये जो हाइड्रोजन बनता है ये लाइटर हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है? दैट इज अ लाइटर हाइड्रोजन। तो ये जो लाइटर हाइड्रोजन है ये एस्केप हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। अब बची ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी, किस किस से कंबाइन होगी? अमोनिया से भी हो सकती है कंबाइन, और आपके मीथेन से भी कंबाइन हो सकती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये मिलके क्या बना देंगे? दैट दे फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। ये सब बन जाता है। समझ में आया कैसे बना? ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, बाद में जाके हमें पता चला था ये जो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। ये पता चला था बाद में, लेटर। ये ऑक्सीजन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। और जब ओजोन लेयर बन जाएगी तब यूवी रेडिएशंस जो है वो नीचे नहीं आएंगी, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करेंगी। तो जब अर्ली एटमॉस्फेयर में या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, वो कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग टाइप या हाई टेम्परेचर टाइप। तो क्या होगा? टेम्परेचर का कूल डाउन होगा, ठीक है। क्या होगा? टेम्परेचर का कूल डाउन होगा। और जब टेम्परेचर का कूल डाउन होगा तो वट एवर द वाटर वेपर जो है वो फॉल करेंगे। कैसे? एज अ रेन की तरह। रेन की तरह जब फॉल किए तो उन्होंने जितने भी गड्ढे थे अर्थ में, ठीक है, टू फिल द डिप्रेशन ऑन अर्थ। तो मतलब बहुत सालों तक तो सिर्फ बारिश हुई, ठीक है, टू फिल द डेप्रेशन, गड्ढे भरे अर्थ के, जिनको आज हम क्या कहते हैं? दैट इज ओशियंस कहते हैं, ठीक है। और लाइफ यहीं पे हमें पानी में ही देखने को मिली थी। जो फर्स्ट लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ वो कहां देखने को मिली थी? दैट इज एपियर, या कहो सीन इन वाटर। आपको पता चल गई है सेलुलर लाइफ कब बनी थी? दैट इज अराउंड 2 बिलियन ईयर अगो। पहले हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बने, फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक बने, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ तो बने, लेकिन कौन से वाले? एनऑक्सीजेनिक वाले। फिर बाद में ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिसमें हमें लाइफ के बारे में डिस्कस करना है कि लाइफ जो है वो आई कैसे, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते तो हम नहीं पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी के ये किसने दी थी? दैट वाज सपोर्टेड बाय फादर सॉरेज। सॉरेज जिसे सपोर्ट करते थे, ठीक है। उनके हिसाब से क्या कहना था? स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से क्या कहना था कि अर्थ जो है वो सिर्फ 4000 साल पहले बनी है। जैसा जो ऑर्गेनिज्म है वो वैसा ही क्रिएट हो गया। डायवर्सिटी जब अर्थ बनी थी तब जितनी डायवर्सिटी थी उतनी डायवर्सिटी आज भी है, और उतनी डायवर्सिटी फ्यूचर में भी रहेगी। तो ये जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है ये एकदम से इनवैलिड है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्थ, इनके कहने का मतलब है कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है, लेकिन हमने फॉसिल फ्यूल्स देखे हैं, जिसमें हमें फॉसिल्स देखे हैं जिनसे हमें पता चला है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म 4000 साल पहले से भी हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या क्या कहना था कि अर्थ कितनी पुरानी है? दैट इज अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, सिर्फ इतनी पुरानी है, ठीक है। और क्या कहना था इनका? लाइफ
इज क्रिएटेड एज सच, जैसी दिख रही है ऐसे ही लाइफ क्रिएट हुई थी। दैट इज लाइफ इज क्रिएटेड एज सच। उस टाइम भी डाइवर्सिटी इतनी थी और आज भी उतनी है, ये उनका कहना था। डाइवर्सिटी वाज सेम सेम सिंस क्रिएशन। उस टाइम जब क्रिएट की गई थी तब भी इतनी थी, सिंस क्रिएशन, और आगे भी इतनी रहेगी, एंड विल रिमेन सेम इन फ्यूचर, और यही फ्यूचर में भी इतनी ही रहेगी। ये तो था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि पूरी तरीके से डिसअप्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट आई थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजेनिक, मतलब कि जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है। लाइफ कहाँ से आई है? दैट इज कम फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ठीक है, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखते हैं एलियन वगैरह आ जाते हैं, तो उनके हिसाब से यही कहना था। तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ये सोच किसकी थी? अर्ली ग्रीक थिंकर्स, वो ऐसा सोचते थे कि जो लाइफ है दैट इज केम ऑन अर्थ, अर्थ पे जो आई है फ्रॉम अनदर प्लैनेट, फ्रॉम अदर प्लैनेट, और वो भी किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोर के फॉर्म में, ऐसा उनका कहना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी को और क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज, के ए होता है नोन एज, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इनके हिसाब से क्या था कि जो लाइफ है वो कीचड़ ईचड़ से आई है, नॉन लिविंग मैटर से आई है। ठीक है, दैट इज लाइफ appear on earth, life appear on earth from non-living, from non-living matter, और वो भी कौन सा मैटर? डेड डिकेइंग मैटर, या सड़ी हुई चीज, कीचड़ से, इससे लाइफ आई है। दैट इज डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। उनके हिसाब से ये था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है जिस रिवर का नाम है नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर, तो उसके आसपास का जो कीचड़ है, उन्होंने उस टाइम पे ये बताया कि जो नाइल रिवर में जितने भी फिशेस क्रोकोडाइल देखने को मिले हैं वो उस कीचड़ से आए हैं क्योंकि लाइट पड़ी है। ऐसा हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल था, बट वो हमारे लिए नहीं है। सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्लियर होगा। नेक्स्ट आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय लुई पास्चर। लुईस पास्चर ने दी थी ये थ्योरी, और इनका कहना था कि जो लाइफ है वो कहां से आएगी? दैट इज लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर याद हो तो सेल की चैप्टर में आपने पढ़ा है ओमिना, ओमिना सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब क्या होता है कि सेल इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम अ, सेल इज अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसी तरीके से लाइफ भी कैसे है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई होगी। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दैट इज अ श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक फ्लास्क था और उसकी
ऐसे करके श्वान नेक थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या क्या लिया था? इसमें इन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था। इसके अंदर क्या लिया? न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में इन्होंने क्या लिया? शुगर सिरप प्लस किल्ड ईस्ट, किल्ड ईस्ट लिया। और इस इन्होंने ये श्वान एक में तो कीप एट इज बिल्कुल जैसी है वैसी रख दी, दूसरे में इसको यहां से तोड़ दिया। तो जब एज इट इज रख दी तो उन्हें कोई भी माइक्रोबियल देखने को नहीं मिली। नो माइक्रोबियल ग्रोथ इज सीन, मतलब कोई भी माइक्रोब ग्रो करते हुए नहीं देखा, ग्रोथ सीन। क्यों? क्योंकि श्वान सेप थी, तो यहाँ पे अगर बाय चांस कुछ एंटर हुआ होगा तो वो यहीं फंस गया, अंदर तक गया नहीं। लेकिन जब उन्होंने तोड़ दिया, इसे इस फ्लास्क को तोड़ दिया, तो क्या हुआ? एयर एंटर हुई होगी, एयर जो है वो इजिली एंटर हो गई, और जैसे ही एयर इजिली एंटर हो गई, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। तो ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, इसने क्या किया? इसने डिसअप्रूव्ड कर दिया। कौन सी थ्योरी? जो भी पीछे पढ़ के आए हो, डिसअप्रूव्ड द ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो कौन सी है? दैट इज अ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मतलब इतना तो पता चल गया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला कि पहली लाइफ कैसे बनी होगी। यहां तक आ गया समझ कि जो लाइफ है वो पुरानी वाली लाइफ से आ रही है, लेकिन पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना वो ये थ्योरी बताती है। दैट इज अ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। So that was given by O'Brien and Haldane. ये ओपरेन और हाल्डेन की थ्योरी है। ठीक है, इनके हिसाब से क्या है? ओपरेन कहां से थे? दैट ही वाज फ्रॉम रशिया। और हाल्डेन कहां से? दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो पहली लाइफ आई है, दैट इज अ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो आई है दैट इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। मतलब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा नॉन लिविंग वाला, उससे आई है। कौन कौन से नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं? आरएनए, प्रोटीन, इन सब से आई है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये कैसे बने होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी तो बने होंगे कैसे? तो ये फॉर्मेशन हुई होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके आरएनए प्रोटीन है ये कैसे बने होंगे? दैट इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे बने होंगे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो हाल्डेन थे ना, उन्होंने मतलब जब वो वाटर गिर रहा था तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे था। ठीक है, तो उन्होंने उस वाटर को, हाल्डेन ने क्या कह दिया था? दैट इज अ हॉट डाइल्यूट सूप कह दिया था। ठीक है, अब जब अर्ली अर्थ थी तो उस टाइम पे सिर्फ एटम्स एटम्स प्रेजेंट थी। ठीक है, अर्ली अर्थ क्या प्रेजेंट थे? फ्री एटम, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब प्रेजेंट थे। टेम्परेचर कैसा था? हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था। ओजोन लेयर तो थी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या बना लिया? दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और कोई भी फ्री ऑक्सीजन तो थी नहीं एटमॉस्फेयर में, दैट इज नो फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। और अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है
तो एटमॉस्फेयर कैसी हो गई, रिड्यूसिंग टाइप। ठीक है, वहीं पे जो ये हाइड्रोजन था वो कंबाइन हो गया नाइट्रोजन के साथ और उसने क्या बना लिया, दैट इज अमोनिया बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। इज इट क्लियर, क्लियर, अमोनिया बना लिया। तो ये जो आपके अमोनिया और वाटर बने, अमोनिया और ये जो वाटर बने ये क्या थे, ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। क्या थे, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। अब पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें अमोनिया और वाटर मिल गए, लेकिन जो मीथेन बना था CH4 वो क्या था, वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। समझ में आ गया, पहला इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। अब इतना बन गया, इसके बाद बने अमाइनो एसिड्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फिर बन जाएंगे प्रोटीन, न्यूक्लियोस न्यूक्लिक एसिड। और जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे तो पहली लाइफ देखने को मिल जाएगी, दैट इज अ फर्स्ट लाइफ देखने को मिल जाएगी। इज इट क्लियर, पता चल गया पहली लाइफ कैसे बनी। समझ में आया कि ये जो पहली लाइफ है ये कैसे बनी। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। मतलब अर्ली अर्थ के टाइम पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फोस्फोरस ये सारे फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। हाई टेम्परेचर था तो हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन कंबाइन हो गया नाइट्रोजन के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ हुआ तो वाटर बन गया, नाइट्रोजन के साथ हुआ तो अमोनिया बन गया। कोई भी ऑक्सीजन के अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसी वजह से एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप। पहले जो अमोनिया और वाटर मिले वो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, बाद में जब मीथेन बना तो वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। जब इतना बन गया तो अमाइनो एसिड, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस बन गए, उनसे और बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। और जब वो बन गए तो एक लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिल गई। अब ये जो सेम एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट प्रूफ देने के लिए, प्रूफ दैट प्रूफ दैट ये जो थ्योरी है किसकी, केमिकल एवोल्यूशन की, वो बिल्कुल एकदम सही है। केमिकल इवोल्यूशन बाय ओप्रेन एंड हार्डेन, वो मतलब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी में जैसा टेम्परेचर बाहर प्रेजेंट था वही टेम्परेचर लैब में क्रिएट कर दिया। ठीक है, दैट इज क्रिएटेड अ सेम कंडीशन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में सेम कंडीशन क्रिएट कर दी। दिया किसने था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे भाई, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम SL मिलर था। क्या क्या था, मीथेन, अमोनिया, क्या क्या प्रोवाइड किया, दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। और टेम्परेचर कितना, 800 डिग्री सेल्सियस, किसमें, इन लार्ज फ्लास्क में, एक बड़े से फ्लास्क में। और वहां क्या क्रिएट किया गया, क्रिएट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डायग्राम लेके आऊंगी, मैं आज लेके नहीं आई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे क्रिएट होगा, जहां पे हमने यूज किए थे दो टंगस्टन वायर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड की तरह, जो कि एनर्जी सोर्स का काम कर रही थी। और जब हमने ये करा
तो हमें देखने को मिला फॉर्मेशन हो रही थी सिंपल शुगर्स की, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स बने थे? एक तो बना ग्लाइसिन और एक बना एलेनिन और एक बना अस्पार्टिक, इतने तो बन गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टू प्रूव ओपरेन एंड हाल्डेन केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्ट टेम्परेचर वगैरह सब प्रोवाइड करके। अब बचा कुचा एविडेंस जो था वो मीटेरोइड से मिल गया। मीटेरोइड ने क्या किया, यहाँ पे हमने मीटेरोइड का एनालिसिस किया, एनालिसिस ऑफ दैट इज मीटियोराइट्स, जिसने ये रिवील किया दैट इज रिवील कि सिमिलर कंपाउंड्स, यही सिमिलर कंपाउंड्स हमें अलग स्पेस में भी देखने को मिलते हैं। दैट इज सिमिलर कंपाउंड occur in elsewhere in space. Is it clear? यहां से जो है इतना क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एकदम से एकदम स्ट्रेन आया, चलो भाई आगे बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेशन जब हो जाए, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो जाए या कोसरवेट्स का हो जाए, तो उनसे क्या होगा, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल बन जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ सेल, क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस की, चलो आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक हल्का सा स्ट्रेन आ गया, बट इट्स ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कोई भी सिंपल सेल कन्वर्ट हो जाए, आपकी आज की सेल दैट इज मल्टी सेलुलर में, वो हो गया आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया चीजें कैसे बन रही। ठीक है, अब इसके पीछे भी थ्योरीज है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि कैसे ऑर्गन्स बने, तो उसके पीछे क्या थ्योरी है वो देखते हैं। पहली थ्योरी है दैट इज अ थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। मतलब उनके कहने का मतलब था अगर किसी ऑर्गन को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो हमें देखने को मिल रहा है, और अगर डिसयूज ऑर्गन नहीं यूज कर रहे हैं तो वो हमें आगे जाके देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, या इसे कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसमें एनसीईआरटी में बात की गई है कौन से एग्जाम्पल की, जिराफ की बात की गई है, कि अगर कोई लीफ बहुत ऊंची है तो वो जिराफ जो होते थे वो लीफ को लेते थे, जिसकी वजह से हमें आगे जाके देखने को मिला कि जो जिराफ है उनकी लॉन्ग नेक हो गई। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना बहुत ज्यादा दिमाग यूज करा और नेक्स्ट टाइम पे जब उसकी जनरेशन में देखने को आया तो वो जो दोबारा से कोई ऑर्गेनिज्म हुआ तो उसके पास ऑलरेडी उतना वेल डेवलप्ड ब्रेन था, बट ऐसा थोड़ी होता है। ये जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय लेमार्क, लेमार्क ने थ्योरी दी थी ये, जो कि कौन थे, दैट इज फ्रांस के थे नेचुरलिस्ट। अभी तक आपने तीन लोगों के नाम पढ़े हैं जो कि ओपरेन थे रशिया के, हाल्डेन थे इंग्लैंड के, और लेमार्क थे फ्रेंच के। ठीक है, इनका कहने का मतलब था जो जिराफ है वो
टॉल ट्रीज से लीफ लेने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से उनकी नेक के अंदर इलोंगेशन आया, ठीक है। और वो जब और इसी वजह से स्लोली स्लोली ईयर्स के बाद हमें देखने को मिला कि जिराफ जो है वो लॉन्ग नेक के साथ एक्वायर, उन्होंने लॉन्ग नेक को एक्वायर कर लिया, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट कि जो जिराफ हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट इज टू फॉरेज लीफ फ्रॉम टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज से लीफ लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या आया, had to adapt had to adapt elongation in their neck, elongation in their neck, और स्लोली स्लोली जो जिराफ है ओवर ईयर्स के बाद, ओवर ईयर्स के बाद केम एक्वायर, केम एक्वायर लॉन्ग नेक, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी लंबी गर्दन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इस थ्योरी को एक थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये थ्योरी देख लीजिए। ऐसा हो सकता है जो लैमार्क ने ये थ्योरी दी थी वो ये कहीं ना कहीं थ्योरी इसे अप्रूव करती है, लेकिन कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कैरेक्टर जो है जो आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन कौन सी कंडीशन में, वो थ्योरी है दैट इज अ थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय वीसमैन। इनके हिसाब से दो तरीके के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, आपको पता है, टू टाइप्स के प्रोटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म और एक होता है सोमैटोप्लाज्म। तो अगर कोई भी कैरेक्टर का जीन जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट है, मतलब जर्म सेल में प्रेजेंट है, तो वो इनहेरिट हो जाएगा, मतलब आपको देखने को मिल सकता है। और अगर वो सोमैटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो वो इनहेरिट नहीं होगा। जैसे सेवरल ईयर्स तक एक साइंटिस्ट ने माइस की टेल को कट किया था 20 ईयर्स तक, लेकिन उसके बाद भी माइस हमेशा टेल के साथ ही आया था, तो हमें पता चला था जो माइस का टेल का जीन है दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन अ जर्म प्लाज्म, ठीक है। इसकी वजह से वो जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट नहीं था। अगर जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट होता तो आपको माइस में पूंछ नहीं देखने को मिलती, टेल जो है आपको आगे देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है भाई, ये साइंटिस्ट जो थे दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, आपके जो डार्विन है उन्होंने दी थी, ठीक है, जब वो ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। ये जो थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सेम टाइम पे उन्होंने घूमा फिरी की थी, तो ये थ्योरी दो ने दी थी, तो दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन जो कि ट्रेवल कर रहे थे, कहाँ, HMS बीगल शिप पे, ठीक है, कहाँ पे, HMS बीगल शिप पे ट्रेवल कर रहे थे, और गए कहाँ थे, दैट इज गैलापोगा आइलैंड, गैलापोग आइलैंड गए थे, यहां गए थे, ठीक है। एट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट है दैट इज अल्फ्रेड वेलिस, वो भी घूमने निकल पड़े, ठीक है। एट सेम टाइम इन्होंने एक ही कंक्लूजन दिया था, एट सेम टाइम ये गए थे, दैट इज मलय आर्की पेलेगो आइलैंड, मलय आर्की पेलेगो आइलैंड, ठीक है। अब ये जो दोनों थे डार्विन और अल्फ्रेड वेलिस, ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, दोनों इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे एक पॉपुलेशन थ्योरी से, पॉपुलेशन
थ्योरी से। और वो थ्योरी किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय थॉमस मेल्थास ने। ये एनसीईआरटी में अलग अलग पैराग्राफ में दिया है। इन द नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिक्टेट द एनसीईआरटी। दैट इज अ थॉमस मेल्थस ने के से उनकी पॉपुलेशन थ्योरी से इन्फ्लुएंस हो गए थे दोनों के दोनों साइंटिस्ट। ठीक है, थ्योरी क्या थी? लेट अस टॉक अबाउट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। फर्स्ट बात, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। पॉपुलेशन साइज स्टेबल है। पॉपुलेशन साइज स्टेबल है। ये लिखा हुआ है सब एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन साइज स्टेबल है एक्सेप्ट, सिवाय सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दो, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, इसे हटा दो तो। ठीक है, और क्या कहा था कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं दिख रहे, वेदर वो सामने से, मतलब अगर आप उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखें वैसे सिमिलर है, बट वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। नो टू इंडिविजुअल लुक अलाइक, इंडिविजुअल दैट इज लुक अलाइक, एक जैसे नहीं दिख रहे, बिकॉज जो भी उनका वेरिएशन है, चाहे सामने से दिख रहे हैं, लेकिन जितना भी वेरिएशन है वो ज्यादातर कैसा है? इनहेरिट, अंदर की तरफ है। मोस्टली वेरिएशन कैसा है? इनहेरिट है। तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है थियोरेटिकली उसे ग्रो करना चाहिए एक्सपोनेंशियली। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, मतलब ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से देखा जाए, तो जो पॉपुलेशन है उसे अपने आप को ग्रो करना चाहिए, ग्रो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रो करना चाहिए। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने मैक्सिमल साइज तक ग्रो करना चाहिए। ठीक है, एवरीबडी ग्रो, ठीक है, मैक्सिमल, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है दैट इज सीन इन बैक्टीरिया। बट अगर पॉपुलेशन साइज लिमिट है, बट अगर पॉपुलेशन साइज जो हो गई वो लिमिट हो गई, तो उससे क्या होगा? कंपटीशन अकर होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है कम हो गए, लिमिट हो गए। ठीक है, कंपटीशन क्या होगा? अकर होगा फॉर रिसोर्सेज, और जिसमें से कुछ सरवाइव कर पाएंगे, सम सरवाइव, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल ज्यादा अच्छा अडेप्ट कर लेगा, ठीक है, अडेप्ट कर लेगा हैबिटेट को, वो अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, और उसकी ज्यादा प्रोजेनी होगी, लीव मोर प्रोजेनी। ठीक है, ज्यादा प्रोजेनी, ठीक है, लीव करेगा, और जो फाइट करेगा दैट इज फॉर अ सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, वो उतना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होगा, वो उतना रिप्रोडक्टिव फिट होगा। और उसे कौन सेलेक्ट कर लेगा? नेचर सेलेक्ट कर लेगा, उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फिट होगा, एंड दैट वाज सेलेक्टेड बाय नेचर। दैट वाज सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, यही थे दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विन के। तो देयर इज अ टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, टू
की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। पहला था नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है इवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसा है, ब्रांचिंग डिसेंट, और ब्रांचिंग डिसेंट होता है इवोल्यूशन का पैटर्न कैसा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, जो भी वेरिएशन अकर होगा, वेरिएशन अकर होगा वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए। मतलब हमें उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल सिलेक्शन के, पहला इंडस्ट्रियल मेलामेनिज्म, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। दूसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। तीसरा है जो भी पेस्टिसाइड ने अपने आप को इवॉल्व किया है, ठीक है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टिंग माइक्रोब्स, इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट माइक्रोब। मतलब नेचुरल सिलेक्शन से आपको क्या समझ में आया है कि हमने जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज किया तो जो भी सर्वाइवर है अगर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, उसके बाद भी रिप्रोड्यूसिवली फिट है, लीव प्रोजेनी कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो उसे नेचर सेलेक्ट कर लेगी। उसका एग्जांपल है एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दूसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो अपने आप को एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट कर लेते हैं। या अगर हम बात करें मॉस्किटोज की भी, तो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर आप स्प्रे करते हैं तो मॉस्किटो उनसे रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो यही नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज। और एक और एग्जांपल है दैट इज डार्विन फिंचेस। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक है ये ये ये। ठीक है, जो आपके दो की कॉन्सेप्ट थे वो भी आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड दैट इज अ म्यूटेशन थ्योरी। तो ये जो म्यूटेशन थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय हुगो डी वेरिस, हुगो डी वेरिस साइंटिस्ट ने दी थी, गिवन बाय हुगो डी वेरिस। उनका क्या कहना था, उन्होंने किस पे काम किया था, दैट इज ही वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है ओएंथेरा लैमार्कियाना। क्या नाम है, दैट इज ओएंथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, लिख देते हैं, दैट इज ओएंथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, इनके हिसाब से क्या था कि अगर म्यूटेशन हो रही है, मतलब कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब एक सिंगल स्टेप से भी म्यूटेशन हो रही है, मतलब एक सिंगल स्टेप अगर कोई भी सडन चेंज हुआ है, ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी के हुगो डी वेरिस के हिसाब से क्या था कि चेंज कैसा है, सडन है, लार्ज है, डायरेक्शन लेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हो रही है, दैट इज इवोल्यूशन हो रहा है, डायरेक्शन लेस है। ठीक है, इन्होंने एक टर्म के बारे में बताया था दैट इज अ सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल स्टेप और उस स्टेप से अगर लार्ज म्यूटेशन हो जाए, बड़ा चेंज हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सॉल्टेशन कहते हैं।
और उनके हिसाब से म्यूटेशन कैसी थी, सडन, लार्ज, डायरेक्शनलेस। वेयर एज अगर डार्विन के हिसाब से बात की जाए तो वेरिएशन कैसा था, स्मॉल और डायरेक्शन। इनके इनके हिसाब से कैसा था, दैट इज अ डायरेक्शन लेस, कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। इसके बाद आई मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, इस मॉडर्न थ्योरी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी न्यू स्पीशीज को बनाने में फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दैट इज मैनी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, जो आज की थ्योरी है, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हम यही पढ़ रहे थे ना, थ्योरीज ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ कैसे बनी, इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हमने उसमें सबसे पहली जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी हमने डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन, जो कि लेमार्क ने दी थी, जो कि डिसअप्रूव्ड हो गई। फिर हमने पढ़ी दैट इज अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट, अगर जर्म सेल में जीन प्रेजेंट है तो वो कैरेक्टर में देखने को मिल जाएगा, अनदर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा। फिर हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिर हमने पढ़ी म्यूटेशन थ्योरी, फिर हमने पढ़ी मॉडर्न थ्योरी। तो अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है लार्ज और सिंगल स्टेप में हो सकता है स्मॉल और स्मॉल और डायरेक्शन स्टेप में हो। ठीक है, तो ये जब नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज स्पीसिएशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज को क्या कहते हैं, स्पीशिएशन कहते हैं। इसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फैक्टर जरूरी है, पहला म्यूटेशन हो, दूसरा जीन का माइग्रेशन हो, तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो, नेचुरल सिलेक्शन हो। अगर इसमें से कोई भी होता है, अगर ये सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली एक साथ आ जाए तो कोई भी नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो सकती है। नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस इज अबाउट अ मॉडर्न थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी के बारे में था। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज अ एविडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन पढ़ेंगे, जो भी आपके नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरी में जो भी आपका वो है हार्डी वेंग इक्विलिब्रियम वो पढ़ेंगे, और इसके बाद ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड। सो आई होप ये जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है दैट इज आई एम गोइंग टू आस्क इन द शॉर्ट्स। ठीक है, एक जितने भी हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, एक्चुअली मैं ज्यादा शॉर्ट्स में नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट मैं आपको डेली डेली कुछ 5 to 10 बता दूं, तो जो भी है वो मैं बताऊंगी। उसके अलावा हम प्रॉपर एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उतने ही एमसीक्यू कराऊंगी, हम एक प्रॉपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हर एक चैप्टर के एमसीक्यू हम 100 150 इतने के अराउंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे से कराऊंगी, एक एक चीज कवर कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इसको कवर खत्म कर देंगे। और स्टे ट्यून विद आवर चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।